बहुत बार हमारे सामने ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर सेलर और बायर के बीच एक सेल डीड हुई है और जिसका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है और फुल पेमेंट जो है वो भी किया जा चुका है। ऐसे में कोर्ट का एक डिक्री आता है जहां पर उस सेल डीड को ही कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन रजिस्टर्ड सेल डीड को कैंसिल करने के लिए ना बहुत मजबूत एविडेंस का जरूरत पड़ता है। बहुत सारे ग्राउंड्स पर एक रजिस्टर्ड सेल डीड के ऊपर डाउट पैदा किया जा सकता है और आज डिस्कस करेंगे क्या रजिस्टर्ड के पास ऐसा पावर है कि वो एक सेल डीड को रजिस्टर करके उसको ही कैंसिल करने का पावर रखता है। तो अगर आप भी कोई लैंड प्लॉट फ्लैट इससे रिलेटेड डिस्प्यूट्स भुगत रहे तो इस वीडियो को जरा पूरा ध्यान से देखिए। चलिए जानते हैं एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स के सहारे और इसी के साथ ही साथ जानेंगे कौन से ग्राउंड के बेसिस पर आप एक सेल डीड को कैंसिल करवा सकते हो। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान, ताकि हर एक आम जनता को कानूनी रूप में जागरूक बना सकूं। सो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो केस का नाम है सत्यपाल आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड अदर्स। इस पर्टिकुलर केस में एक रजिस्टर्ड सेल डीड को चैलेंज किया गया था। एक इंसान एप्लीकेशन लेकर के सब रजिस्ट्रार के पास गए जहां पर उस पर्टिकुलर सेल डीड का रजिस्ट्रेशन हुई थी और रजिस्ट्रार को जाकर के बताए कि आप इस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दीजिए। इस पर्टिकुलर जजमेंट पर कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि रजिस्ट्रार के पास केवल पावर दी गई है एक डीड को रजिस्टर करने का। रजिस्टर उस डीड को कैंसिल करने का कोई पावर, कोई क्षमता नहीं रखते हैं। केवल सिविल कोर्ट को ही अधिकार दिया गया है एक रजिस्टर्ड डीड को कैंसिल करने का। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आता है कि सेल डीड क्या होता है। देखिए, यहाँ पर सेल डीड के बारे में बात किया जा रहा है, एग्रीमेंट टू सेल के बारे में नहीं। एग्रीमेंट एक कच्चा डॉक्यूमेंट होता है और सेल डीड एक पक्का डॉक्यूमेंट होता है। इसको बैनामा बोला जाता है और इसको सेल डीड कहा जाता है। तो देखिए, एक विक्रेता वो सबसे पहले अपनी संपत्ति हस्तांतर कराने के लिए एक क्रेता को ढूंढते हैं। वो खरीदेंगे उस प्रॉपर्टी को। अब उसके बेसिस पर एक बैनामा करते हैं। इतना धनराशि एडवांस पर दिया जा रहा है और ये धनराशि देने से 30 दिन के अंदर अंदर हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऐसा करके जहां पर 90 दिन 30 दिन ऐसा समय दिया हुआ रहता है। फिर आगे चल करके इस बैनामे के बेसिस पर फुल पेमेंट हो जाने के बाद हम लोग एक सेल डीड बनाते हैं जहां पर प्रॉपर्टी रिलेटेड हर एक दस्तावेज होता है। क्रेता, विक्रेता, ये लोग के डिटेल्स रहता है, प्रॉपर्टी का डिटेल्स रहता है, प्लॉट नंबर, खतियान नंबर, कितना स्क्वायर फीट आप बेच रहे हो वो भी दिया हुआ रहता है। फिर कंप्लीट सेल डीड बना करके आप उसको सब रजिस्ट्री ऑफिस पर लेके जाते हो और उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। फिर वो डॉक्यूमेंट का आपको डिलीवरी मिल जाता है और वो बन जाता है एक रजिस्टर्ड सेल डीड। अभी मान लीजिए यही पर्टिकुलर सेल डीड को आप कैंसिल करवाना चाहते हो। ये सेल डीड आपको पसंद नहीं आ रही है, मान लीजिए इसके बेसिस पर आप कैंसिल करना चाह रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है? तो यहीं पर चलिए बात करेंगे ग्राउंड्स। कौन से ग्राउंड पर आप एक सेल डीड को चैलेंज कर सकते हो और कौन से एविडेंस आपको लाना पड़ेगा उसके सपोर्ट में। तो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, इसके तहत ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है एक इंसान से और एक इंसान के पास चला जाता है, टाइटल ट्रांसफर हो जाता है। प्रावधान के बारे में बात करें, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 54 में इसके बारे में प्रोविजन लिखा हुआ है और यहीं पर सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन करवाने की बात बताई गई है। कानून यही कहता है अगर कोई अचल संपत्ति की कीमत 100 रुपए से ज्यादा है तो उसका कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ता है, फिर जाकर के ही ओनरशिप का हस्तांतर होता है। यानी कि टाइटल किसी और के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी का तब जाता है जब उस डीड का रजिस्ट्रेशन होता है, बकायदा सरकार को स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस दे करके। तो यहीं पर ध्यान में रखिए, अगर सेल डीड बन जाता है क्या इसका मतलब होता है आप उसको कभी खारिज ही नहीं करवा पाओगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी कई जजमेंट्स पर रजिस्टर्ड सेल डीड को भी कैंसिल किया है। वास्तविकता को अगर देखा जाए, अगर कोई सेल डीड के जरिए कोई इंसान को हार्म हुई है, मान लीजिए कोई 10 लाख का प्रॉपर्टी है, एक इंसान उसको 2 लाख दे करके ले रहा है, ऐसे परिस्थिति में कंसिडरेशन सही नहीं हुई है। कंसिडरेशन यानी कि पेमेंट
इसके ऊपर बेस करके भी आप एक रजिस्टर्ड सेल डीड को चैलेंज करके खारिज करवा सकते हो। सिमिलरली इसी प्रकार से फ्रॉड धोखाधड़ी के ग्राउंड पर भी आप कोई सेल डीड को चैलेंज कर सकते हो। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है जहां पर एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, चार को ओनर वहां पर है, चार हिस्सा उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होना था, लेकिन एक ओनर आकर के एंटायर प्रॉपर्टी को किसी को बेच देता है। ऐसे परिस्थिति में आप डेफिनेटली उस सेल को चैलेंज कर सकते हो क्योंकि आपका वहां पर शेयर है। इस वजह से लीगल ग्राउंड जहां पर एक सेल डीड को चैलेंज किया जाता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 31 धारा 31 के अंदर ये केस दाखिल होती है। अगर कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार को हानि पहुंचाता है, उस परिस्थिति में सिविल कोर्ट के सामने जा करके एक सूट फॉर कैंसलेशन आप फाइल करते हो। तो धारा 31 को जरा याद रखिए मेरे दोस्त। और उस पर्टिकुलर परिस्थिति में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर सेल डीड आपके अधिकारों के खिलाफ है, आपके जो लीगल राइट्स है, जो अधिकार है, उसको हनन करता है, उसका उल्लंघन करता है। क्या ऐसा एविडेंस आप ला पाओगे? तो यहीं पर सबसे पहला ग्राउंड, मान लीजिए कोई आपके साथ फ्रॉड किया है, धोखाधड़ी किया है। नेक्स्ट, फर्जी दस्तावेज, फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए वो सेल को एग्जीक्यूट करवाया गया है। नेक्स्ट, झूठा पावर ऑफ अटॉर्नी आपको दिखाया गया है। चौथी ग्राउंड, जिनसे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उनके पास प्रॉपर्टी का लीगल ओनरशिप ही नहीं है। यानी कि अगर मेरे पास टाइटल नहीं है तो मैं आपको उस टाइटल को कैसे दे सकती हूँ? अगर मेरे पास टाइटल का अधिकार है तो उस टाइटल को फिर ट्रांसफर किया जा सकता है टाइटल डीड के जरिए। लेकिन अगर मेरे पास ही टाइटल नहीं है, स्वामित्व नहीं है, तो मैं आपको उसको कैसे हस्तांतर कर सकती हूँ? ये सारे ग्राउंड्स पर एक सेल डीड को चैलेंज किया जा सकता है। तो यहीं पर ऑनरेबल कोर्ट का एक और लैंडमार्क जजमेंट, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, एक सेल डीड को फ्रॉड, क्वेश्चन, मिसरिप्रेजेंटेशन, लीगल इनकॉम्पिटेंस, ये सारे ग्राउंड के बेसिस पर चैलेंज किया जा सकता है। कुछ की लीगल प्रेसिडेंट्स को समझ लीजिए। शांति देवी थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वर्सेस जगन देवी एंड अदर्स। इस पर्टिकुलर केस में ऑनरेबल कोर्ट ने बताया कि जहां पर भी एक सेल डीड एग्जीक्यूट किया जा रहा है विदाउट पेमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट वैलिड, सच सेल विदाउट कंसिडरेशन वॉइड। इसका मतलब समझिए, जहां पर एक सेल डीड एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब एक डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन आपको पैसा नहीं मिला है, जितना उस प्रॉपर्टी का मूल्य है वो मूल्य आपको नहीं मिला है। 20 लाख का प्रॉपर्टी है, 20,000 आपको दिया गया है, 50,000 आपको दिया गया है, क्या ये मूल्य सफिशिएंट होगा? नहीं होगा, राइट। तो इस पर्टिकुलर ग्राउंड के बेसिस पर आप एक सेल डीड को चैलेंज करके खारिज करवा सकते हो। और ऑनरेबल कोर्ट अगर आप प्रूव कर पाओगे ये जो पूरा ट्रांजैक्शन हुई है क्रेता और विक्रेता के बीच, इसको वॉइड कोर्ट करार दे देगी, जहां पर इनसफिशिएंट कंसिडरेशन के ऊपर सेल डीड को रद्द करी गई थी। क्योंकि पेमेंट एक एसेंशियल पार्ट होता है, जहां पर एक सेल डीड बन रहा है वहां पर पैसा के लिए ही तो आप प्रॉपर्टी को बेचने जा रहे हो, है कि नहीं? एक और केस, केवल कृष्ण वर्सेस राजेश कुमार एंड अदर्स 2022 18 SCC 489। फ्यूचर डेट में, भविष्य में पैसों का पेमेंट करी जाएगी, इसके बारे में भी कुछ जिक्र नहीं किया गया है। उस पर्टिकुलर डीड को कोर्ट के नजर में वैलिड सेल डीड माना ही नहीं जाएगा। इस पर्टिकुलर परिस्थिति में जब भी कोई सिचुएशन ऐसा आपको मतलब महसूस हो रहा है कि ये डीड को कैंसिल करवाना है, अब कैंसिल, मान लीजिए 50 साल पहले कोई डॉक्यूमेंट हुई है, अब आज जाकर के उसको कैंसिल करवाने के लिए कोर्ट के सामने एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है? तो यहीं पर जरा लिमिटेशन टाइम पीरियड को समझ लीजिए। कोई भी डॉक्यूमेंट को खारिज करवाने का एक लिमिटेशन टाइम पीरियड कानून के अंदर दिया गया है और उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। कानून ये कहता है, सेक्शन 59 लिमिटेशन एक्ट का कहता है, ये प्रिस्क्राइब करता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट को चैलेंज करने के लिए सूट फाइल करने की लिमिटेशन टाइम पीरियड 3 साल की होती है, जो उस डेट से कंप्यूट होती है, यानी कि उस डेट से इस टाइम पीरियड को गिना जाएगा जब प्लेंटिव पार्टी को पहली बार पता चलता है उस फैक्ट के बारे में, जो फैक्ट के आधार पर वो एप्लीकेशन कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जिस दिन से आपको पता चला है उस दिन से 3 साल तक वकील का काम होता है कि लिमिटेशन टाइम पीरियड को किस तरीके से दिखाना है। तो इस लाइन को जरा देखिए, जब प्लेंटिव को पहली बार वो फैक्ट पता चलता है जो उसे उस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करवाने का अधिकार देता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वजह से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे एक लाइक,
चैनल को सब्सक्राइब और जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई डाउट होता है तो कमेंट करके मुझे बताइए।